हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, हमने पिछले चैप्टर में जो खाने वाली फसलें थी यानी कि जो अनाज होते हैं वो सारे पढ़ लिए थे कि कौन सा कहाँ पे होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें मैंने आपको बताया था कि ऐसी फसलें होती हैं जिनसे कि तेल निकाल सकें हम। ठीक है, तो देखते हो आप, सरसों का भी तेल निकल सकता है, मूंगफली का भी तेल निकल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की यानी कि ग्राउंड नट की। अब मूंगफली जो है उसकी कंडीशन कैसी होती है पैदा होने के लिए। देखो, मूंगफली को सूखा मौसम चाहिए और जब वो पैदा होती है उसे थोड़ी बारिश चाहिए। तो हल्की बारिश हो जाए और बाद में मौसम ड्राई रहे तो सिंपली क्या है, मूंगफली पैदा होगी ना वहाँ पे। आप खुद सोचो, मूंगफली क्या है, ऊपर तो फसल उगती है, नीचे मूंगफली निकलती है। जैसे कि आलू निकलता है ना, ऊपर पौधा होता है, नीचे जड़ में मूंगफली निकलती है। ऐसे ही मूंगफली पैदा होती है। तो मूंगफली जो है उसको ज़्यादा अगर पानी भर देंगे वहाँ पे तो ख़राब नहीं हो जाएंगी, वो सारी गल नहीं जाएगी वो ज़मीन में अगर ज़्यादा नमी होगी तो मूंगफली की फसल को नमी नहीं चाहिए, उसे ड्राई वेदर चाहिए। अब ड्राई वेदर कहाँ पे है भारत में? राजस्थान में तो है ना। तो वेस्ट वाली साइड आ गई दोबारा से। तो अधिकतर फसलें मैं आपको वेस्ट वाली साइड ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंडीशंस है फसलों की। तो मूंगफली के लिए ड्राई वेदर चाहिए और हल्की फुल्की 1-2 बार बारिश चाहिए बस। तो मेनली राजस्थान ऐसा एरिया है जहाँ पे मूंगफली पैदा होती है। उसके अलावा गुजरात और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे मूंगफली पैदा होती हैं। तो 3 राज्य आपको याद रखने हैं। राजस्थान के नीचे ही एरिया है गुजरात, तो वो उसी से टच होता है, उसी कंडीशन में आता है, बिल्कुल वो सेम वेदर है वहाँ का। ठीक है, तो गुजरात में ये नहीं है कि हर जगह सेम वेदर है, क्योंकि आप देखते हो कि राजस्थान में वो वाली साइड सूखी है जहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, इसी से नीचे जो गुजरात का एरिया टच होता है तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही डेजर्ट पड़ता है। तो इस सूखे एरिया में बारिश होने से क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से मूंगफली की फसल पैदा होती है। और ऐसा ही कुछ एरिया तमिलनाडु में भी पड़ता है जहाँ पे हल्की बारिश होती है और कुछ समय के लिए सूखा भी रहता है, तो वहाँ पे मूंगफली अच्छे से पैदा होती है। तो 3 राज्य आपको याद रखने हैं बस, राजस्थान के नीचे गुजरात और गुजरात के बाद आपको दक्षिण भारत में याद रखना है तमिलनाडु। इन 3 स्टेट्स में मूंगफली पैदा होती है। दूसरी फसल हमारी सरसों से भी तेल निकालते हैं ना, सरसों के तेल का आप बहुत यूज़ करते हो। सरसों मेनली 2 राज्यों में होती है, एक है राजस्थान, एक है हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा में इसीलिए सरसों की फसल होती है क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो गर्म रहता है। और सरसों की फसल की एक खास बात है, ऐसी जगह पे उगाई जानी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा पाला ना पड़े। पाला का मतलब क्या है, जो कोहरा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो अगर कोहरा हो जाएगा, जो सरसों के ऊपर फूल आता है ना, वो फूल ख़राब हो जाता है। तो अगर कोहरा पड़ने से वो फूल ख़राब हो जाएगा तो उसके अंदर जो बीज बनेंगे जिनसे कि तेल निकलता है, जो सरसों के दाने होते हैं, वो नहीं बन पाते अच्छे से। तो उग तो ये हर जगह सकती है, और जब उगने के बाद फसल पैदा होगी, वो दाना बनेगा अंदर, उस टाइम पे पाला नहीं होना चाहिए, और होती भी ठंड में है ये। तो बाकी एरिया में तो ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो 2 राज्य मेन हैं ऐसे जहाँ पे सरसों सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, एक है राजस्थान, एक है हरियाणा। ठीक है, जो पंजाब वाला एरिया है उसमें भी आधे एरिया में सरसों पैदा होती है। ठीक, तो मेनली 2 हैं, पर राजस्थान और हरियाणा सबसे ज़्यादा फसलें सरसों की यहीं से पैदा होती हैं। अब देखो, नेक्स्ट है हमारी सोयाबीन। सोयाबीन मेनली 2 राज्यों में ही पैदा होती है भारत में, महाराष्ट्र में और एमपी में। देश की लगभग 90% जो सोयाबीन है वो यहीं से पैदा होती है, एमपी और महाराष्ट्र से। आपको याद रखना है दोनों राज्य कि एमपी और महाराष्ट्र में कौन सी फसल पैदा होती है, सोयाबीन। अब है सूरजमुखी। सूरजमुखी के जो फूल होते हैं वो मेनली भारत के 2 राज्यों में होते हैं, एक है राजस्थान, एक है कर्नाटका। ठीक है, सूखा मौसम चाहिए इसे भी, तो फूल पर ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो फूल ख़राब हो जाता है ना, तो नॉर्मल बारिश की बौछारें चाहिए, फिर ड्राई वेदर ही चाहिए। इसीलिए जो कर्नाटक है और जो राजस्थान है, इन दोनों जगह पे जो है सूरजमुखी की अच्छी फसलें होती हैं। ये थी कुछ मेन तिलहन फसलें जिनसे कि हम तेल निकाल सकते हैं। अब देखो, हमारा टॉपिक है ऐसी फसलें जो कि रेशेदार होती हैं यानी कि फाइबर वाली होती हैं, जिनसे कपड़ा भी बनता है। ठीक है, और भी यूज़ में वो आती हैं। तो फाइबर वाली फसलें कौन कौन सी हैं उनको पढ़ेंगे अब हम। देखो, सबसे मेन आती है कपास यानी कि कॉटन। कॉटन का आप सभी को पता है, आपके कपड़े बनते हैं। तो कॉटन 2 टाइप का होता है भारत में। कॉटन के 2 टाइप होते हैं, पहला है अमेरिकन कॉटन, ठीक है, दूसरा है इंडियन कॉटन। इसे हम बोलते हैं हिंदी में, अमेरिकन को अमेरिकन कॉटन भी बोल देते हैं या नरमा कपास भी बोलते हैं, नरमा। ठीक है, और दूसरे वाले को बोलते हैं, जो इंडिया में ही पैदा हुआ है, इंडिया की नस्ल है, वो है देसी कपास। तो 2 टाइप का कपास भारत में उगता है, नरमा और देसी। अब नरमा जो है वो बेस्ट क्वालिटी है, अमेरिकन कपास जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसके जो फाइबर होते हैं वो लंबे होते हैं। और फाइबर लंबे होंगे तो जो है कम कॉटन में ज़्यादा अच्छे कपड़े बन जाते हैं। ठीक, तो नरमा
कॉटन वो है वो बेस्ट है। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि भारत में कॉटन की 2 टाइप्स हैं, नरमा और देसी, अमेरिकन और जो इंडिया का देसी है वो। ठीक है, तो कपास पहली फसल। अब आपको राज्य याद रखने हैं कि कौन से राज्य हैं जहाँ पे कॉटन पैदा होता है। अब कॉटन जो है उसमें मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा ये स्टेट्स आते हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत इस चीज़ का। भारत दूसरे नंबर पे आता है कपास पैदा करने में, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत। देख लो आप कितनी बड़ी बात है। कपास को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भारत कौन से नंबर पे है? सेकंड है पूरी दुनिया में। अब देखो नेक्स्ट फसल, देखो हम रेशेदार फसलें पढ़ रहे थे जिनसे कि कपड़ा वगैरह बन सकता है, तो नेक्स्ट फसल है हमारी जूट। जूट की फसल को पटसन भी बोलते हैं हिंदी में। तो जब तक वो फसल होती है जब तक उसे पटसन बोलते हैं। आप ये देख रहे हो साइड में जो आदमी ट्रैक्टर से जो है इस खेती को कर रहा है, जो ये फसल है ना, ये पटसन की फसल है। पहले ये ऐसी दिखती है, फिर जब ये पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है तो जो ये फसल है इसको बहुत दिनों तक पानी में भी डुबो के रखते हैं, फिर इससे ही रस्सी तैयार होती है जो आप देखते हो जूट की रस्सी। यही है वो फसल, देख लो आप वीडियो में। जो ये फसल है ये जूट के ही पेड़ हैं। इसे जब तक ये ऐसे पेड़ होते हैं तो इसे पटसन बोलते हैं, और जब ये रेडी हो जाते हैं तो इसे जूट बोलते हैं। तो जूट की फसल भी भारत में बहुत मेन है, और मेनली ये जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे होते हैं, क्योंकि इसे खड़ा पानी चाहिए। ठीक, तो मेनली कहाँ पे होगी ये? फिर वही बिहार वाली साइड में। ठीक है, तो बिहार में ज़्यादा बारिश है, ज़्यादा पानी है, तो बिहार में होती है ये। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में होती है ये। तो वेस्ट बंगाल वो जगह है जहाँ पे पटसन सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जूट की फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आपको याद रखना है, चावल भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और जूट भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। पूरी दुनिया का लगभग 60% जूट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। कितने बड़े लेवल पे भारत में जूट पैदा होता है। ठीक है, और वो तो हमारा बंटवारा हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ठीक है, अगर बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता तो वो पूरे एरिया जूट और चावल का ही एरिया है, तो वहाँ पे भी हमारी फसल होती। तो अब भी हम जो है पूरी दुनिया का 60% जूट जो है उसको पैदा करते हैं। ये थी 2 कुछ मेन जो कि फाइबर वाली क्रॉप्स थी इंडिया में, जिनसे कि कपड़े बन सकते हैं। अब देखो और भी जो फसलें हमारी बच गई उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो अदर क्रॉप्स में कौन कौन सी भी रह गई हमारी। गन्ना देख लो आप सबसे पहले। शुगर केन, शुगर केन में यूपी जो है वो टॉप पे आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गन्ना पैदा होता है वो यूपी में होता है, इसीलिए जो चीनी बनती है वो भी यूपी में बनती है। चीनी और गुड़ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यूपी में है। तो भारत जो है गन्ने का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे गन्ना उगाया जाता है। अगर आपसे पूछे कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है तो आप बताओगे यूपी है। पूरी दुनिया में भारत सेकंड नंबर पे आता है गन्ने के प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पूरी दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पे है गन्ने का प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि पहले नंबर पे कौन है तो आप बताओगे ब्राज़ील है, दूसरे पे पूछे तो आप बताओगे भारत है। अगर आपसे पूछे कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करता है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश है। और गेहूं में भी कौन सा था? उत्तर प्रदेश ही था। अब दूसरी हमारी फसल है चाय, टी प्लांटेशन। चाय जो है वो ऐसी जगह पे होती है पैदा जहाँ पे पानी रुके ना, यानी कि थोड़ी बहुत ढलान हो, हल्की फुल्की पहाड़ी टाइप जगह हो। ठीक है, अगर ऐसी होगी जगह तो बारिश की हल्की हल्की बौछारें उससे लगती रहेंगी पत्तों को, तो पत्ते अच्छे से खिल पाएंगे और पानी रुकना नहीं चाहिए नीचे। नॉर्मल जगह पे अगर बारिश होगी तो पानी खड़ा हो जाएगा ज़मीन में नीचे। ठीक है, अगर मैं हरियाणा में बो दूँ इसको, पंजाब में बो दूँ मैं इसको, तो क्या होगा, मान लो मैंने फसल उगा दी, बारिश हुई तो फसल तो हो गई वो, पर जब बारिश होगी तो वो ज़मीन में पानी खड़ा हो जाएगा। पानी खड़ा हुआ तो हल्की सी पौधे होते हैं, जैसे कि पुदीना होता है वैसी इसकी फसल होती है। वह तो क्या होगा, नीचे पानी भर गया तो नीचे से ख़राब ये सारी फसल गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो जो चाय की फसल है वो ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे बारिश भी होती हो पर पानी ना रुकता हो। तो ऐसा तो भाई पहाड़ी एरिया में ही हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पे अभी पहाड़ियाँ हैं भारत में, अधिकतर वहाँ पे क्या होती है, मेनली चाय की फसल पैदा होती है। अब आप सोच रहे होगे भाई हिमालय की पहाड़ियों में तो नहीं देखी हमने कभी। हिमालय की पहाड़ियों में कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा है। ठीक है, तो बारिश कम है वहाँ पे। तो पहाड़ी एरिया में जो हिमालय वाली साइड है वहाँ पे नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है हमारा, उस एरिया में ठंड कम है, नॉर्मल वेदर है और बारिश की हल्की फुहारें लगती हैं और पानी रुकता नहीं, पानी जो है नीचे बह जाता है। तो समझे, तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है वहाँ पे मेनली चाय पैदा होती है। ठीक है, मेनली असम इसका सबसे मेन राज्य है जहाँ पे चाय पैदा होती है। फिर कुछ एरिया ऐसा ही नीचे पहाड़ है दक्षिण भारत में भी, जिन्हें हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं उस एरिया को, क्योंकि वहाँ पे इलायची भी पैदा होती है। तो इलायची की पहाड़ी वाला एरिया
इंग्लिश में बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। तो इलायची की पहाड़ी कह लो, कार्डेमम की पहाड़ी कह लो, एक ही बात है। इंग्लिश में इलायची को कार्डेमम बोलते हैं। तो जो दक्षिण भारत में कार्डेमम की पहाड़ियों वाला एरिया है उस एरिया में, और यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इस एरिया में, और जो मैंने आपको बताया था असम वाली साइड में, और असम के साइड में ही दार्जिलिंग है वहाँ पे, तो इन जगहों पे क्या है, चाय की खेती होती है। तो ये थी मेनली चाय की कंडीशन। आपको कंडीशन अगर पता होगी तो आप अपने आप दिमाग में ले आओगे कि हाँ भाई ये राज्य हो सकते हैं। तो अगर साउथ में पहाड़ है, हल्की बारिश होती है तो वहाँ पे भी हो रही है। अगर असम में ऐसी कंडीशन है तो असम में भी पैदा हो रही है और दार्जिलिंग में भी पैदा हो रही है। तो चाय की फसल को जैसी कंडीशन चाहिए वैसी इन पहाड़ी एरिया में ही है। हिमालयाज़ में इसीलिए पैदा नहीं होती क्योंकि वहाँ पे बारिश भी कम है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम ठंड में चाय की फसल नहीं हो सकती, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है, इसीलिए वहाँ पे चाय की फसल पैदा नहीं होती। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो चाय का नंबर 1 प्रोड्यूसर है चाइना, और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो है इंडिया। इंडिया में सबसे मेन राज्य कौन सा है जहाँ पे चाय होती है, वो है असम। ये बातें आपको मेन अच्छे से याद रखनी है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, ये बताओ भाई चाय की फसल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है, तो आप बताओगे असम में होती है। अब देखो हमारी लास्ट फसल बची है कॉफ़ी। कॉफ़ी मेनली दक्षिण भारत में पैदा होती है, ठीक है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में। इन तीनों स्टेट्स में जो है हमारी कॉफ़ी की फसल पैदा होती है। अंग्रेज़ों के टाइम पे फसलें जो है पैदा होनी शुरू हुई थी क्योंकि उन्होंने इनके बागान लगाए थे दक्षिण भारत में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी की फसल पैदा होती है। आपको यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो वैरायटी है कॉफ़ी की वो भी याद रखनी है। तो हमारे यहाँ पे अरेबिका टाइप की जो वैरायटी है वो पैदा होती है कॉफ़ी की। नाम याद रखना अरेबिका, जो कि अरब से आई हुई है। अरेबिका टाइप की कॉफ़ी हमारे भारत में पैदा होती है, ठीक। और कौन कौन से राज्य में होती है, दक्षिण भारत के राज्यों में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है उस एरिया में ये मेनली कॉफ़ी पैदा होती है। और जो भारत है वो 7वें नंबर पे आता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। तो इंडिया जो है बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर पे बेस्ड एक कंट्री है, इसीलिए आपकी बुक्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। फिलहाल हम बहुत ही बड़े लेवल पे जो है फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। आपने अभी समझा कि हम अधिकतर फसलों में दूसरे तीसरे नंबर पे ही रहते हैं, तो हम कितने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों का, ठीक है। तो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो कि इंडिया बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करता है। तो ये मेन फसलें हमने सारी की सारी पढ़ ली हैं। अब कुछ हमारे और छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक हमारे बचे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। अगर आप अब की बार अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप क्या करो, बस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सारी वीडियोज़ को लाइन से देखो। मैंने आपको यहाँ पे पहले तो वीडियो समझाई हैं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, मैप वर्क कराया है, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट में होता है ना, सब कुछ मैंने यहीं पे करा दिया है आपको। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस को लाइन से देखना है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।